प्रिय अध्येता बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। अब तक आपने ऐच्छिक पाठ्यक्रम 1 से लेकर 5 तक के पाठ्यक्रमों में साहित्य से संबंधित विषय पढ़े। ऐच्छिक पाठ्यक्रम 6, 7 और 8 भाषा से संबंधित पाठ्यक्रम है। हमने कल्पना की थी कि जो लोग भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भाषा से संबंधित और पाठ्यक्रम उपलब्ध हो। इसी दृष्टि से हमने 3 ऐच्छिक पाठ्यक्रम बनाए। मैं आज ऐच्छिक पाठ्यक्रम 6 और 7 की चर्चा करूंगा। ऐच्छिक पाठ्यक्रम 6 का शीर्षक है हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान। शीर्षक से ही मालूम होता है कि भाषा का एक इतिहास भी होता है और भाषा अपने वर्तमान काल में वर्तमान परिस्थितियों में किस ढंग से काम करती है, ये भी इस शीर्षक से प्रकट होता है। भाषा जो हम बोलते हैं, हिंदी भाषा, इस रूप में कब से रही है? क्या ये अनादिकाल से इसी रूप में हमारे सामने विद्यमान रही है? भाषा खुद एक जीवंत व्यवस्था है। जीवित प्राणियों की तरह भाषा का उद्गम होता है, भाषा का विकास होता है, फिर भाषा कभी कभी खत्म भी होती है। यानी कि भाषा बोलने वाले नहीं रहते हैं तो भाषा खत्म हो जाती है। तो इस दृष्टि से हर भाषा का एक इतिहास होता है। तो हिंदी भाषा के इतिहास के संदर्भ में हम ये मानकर चलते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का विकास हुआ और हिंदी भाषा जिस रूप में हमारे सामने है, इसे उसके वर्तमान परिस्थितियों में और वर्तमान संदर्भ में उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आइए हम देखें कि इस पाठ्यक्रम में कितने खंड हैं और कितनी इकाइयां हैं। ये पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान, इसमें कुल 7 खंड है। पहला खंड भारत की भाषाएं और हिंदी, दूसरा खंड हिंदी भाषा का इतिहास, तीसरा हिंदी भाषा के विविध रूप, चौथा हिंदी के प्रकार्य और शिक्षा में हिंदी, संविधान में हिंदी, ये 6वां खंड है, और 7वां खंड है विकास की दिशाएं। आप देख ही रहे हैं कि पहले 3 खंड इतिहास से कुछ ज्यादा संबंध रखते हैं और बाकी खंडों में हम वर्तमान की बात करते हैं। इस इतिहास के बारे में भी हम ये चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या रहा है, और इसे भी हम अब देखेंगे कि हिंदी भाषा का ये विकास क्रम क्या रहा है। हिंदी भाषा के विकास क्रम को हमने काल क्रम में बांटा है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं प्राचीन काल की, जो ईसा पूर्व 1500 वर्ष से शुरू होती है। फिर हम मध्यकाल में आते हैं और फिर हम एकदम आधुनिक काल में आते हैं। प्राचीन काल जिसको हम कहते हैं कि ईसा पूर्व 1500 से ईसा पूर्व 500 तक, 1000 वर्ष, उसमें मुख्य से संस्कृत भाषा हमारे सामने रही। और उस समय भी संस्कृत भाषा के 2 रूप हमारे सामने रहे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब हम देखेंगे मध्यकाल के बारे में। इस मध्यकाल को भी हम 3 चरणों में बांटते हैं, पाली का, प्राकृत का और अपभ्रंश का। पाली 500 साल, प्राकृत 500 साल, फिर अपभ्रंश 500 साल। ईसा पूर्व 500 से लेकर 1000 तक, ईसवी 1000 तक, ये जो 3 काल हैं, इनमें एक क्रम हम देखते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का। पाली के टाइम पर, पाली के समय में बहुत ज्यादा हमको अंतर नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम प्राकृत और अपभ्रंश में आते हैं तो हमें विविध क्षेत्रीय रूप दिखाई पड़ते हैं। आइए इसको फिर से देखें। प्राकृत के अंतर्गत है शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। इसी प्रकार अपभ्रंश में भी शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी और ब्राचर। तो ये विविध क्षेत्रीय रूप है प्राकृत और अपभ्रंश के। पूर्व में मागधी और अर्धमागधी है और पश्चिम में शौरसेनी, ब्राचर और अन्य रूप है। और इन्हीं से फिर आधुनिक भाषाओं का विकास होता है। अब देखेंगे आधुनिक आर्य भाषाओं को, जिनमें कि शौरसेनी से विकास हुआ है पंजाबी, गुजराती और हिंदी का, मागधी से विकास हुआ है असमी और उड़िया और बांग्ला का। तो एक संक्षेप में
एक संकेत के रूप में हमने आपके सामने इस इतिहास को प्रस्तुत किया है। इस इतिहास के साथ वर्तमान में जब हम आते हैं तो वर्तमान के बारे में दो पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में हिंदी जो है उसका क्या रूप है, उसकी कितनी बोलियां हैं, और फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा के प्रयोजन क्या है, कहां कहां हिंदी भाषा का उपयोग होता है। ये भारत का मानचित्र है जो हमारे सामने है। इस मानचित्र में हम भारत की सारी भाषाओं को वर्गीकृत करके दिखा रहे हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे दक्षिण में नीले रंग में जो क्षेत्र दिखाया गया है वो द्रविड़ भाषाओं का है, जिसमें कि कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और तेलुगु भाषाएं आती हैं। और उसको छोड़कर बाकी जो ऊपर का हल्के हरे रंग में जो क्षेत्र दिखाया गया है वो पूरा भारतीय आर्य भाषाओं का है। भारतीय आर्य भाषाएं न केवल उत्तर में ही है बल्कि दक्षिण के कोने में एक आप छोटा सा क्षेत्र देख रहे हैं श्रीलंका का, वहां की भाषा सिंगली जो है वो भी भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं के बाद फिर ये जो क्षेत्र हमने ये दिखाया है लाल बॉर्डर से, लाल किनारे से, ये हिंदी भाषी क्षेत्र है। इसके भीतर फिर जो केसरिया रंग दिखाया है ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी भाषी क्षेत्र में राजस्थानी है, ऊपर पहाड़ी है, और यहाँ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बिहारी भाषाएं हैं। कुछ विद्वान ये पूरे क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र मानते हैं, कुछ विद्वान केवल ये मध्यवर्ती जो क्षेत्र है उसको हिंदी का क्षेत्र मानते हैं और राजस्थानी को अलग भाषा और मागधी को अलग भाषा मानते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मागधी में जो मैथिली भाषा है उसको अलग भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो हम भाषाओं के बारे में इस विवाद की भी हम अपने पाठ्यक्रम में चर्चा करेंगे कि वास्तव में हिंदी भाषा का क्षेत्र क्या है, बोलियां क्या है, इनकी एक तरफ से चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा जैसे मैंने आपको बताई थी, वर्तमान में हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है, इसका शिक्षा में उपयोग होता है, इसके विविध प्रकार के प्रयोजन हैं, वाणिज्य व्यापार में भी और सरकारी कार्यालयों में भी। इन सब संदर्भों में हम हिंदी भाषा की जो भूमिका है भारत में, इसकी हम चर्चा करेंगे। और एक और जुड़ा हुआ पहलू है कि हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है। हिंदी बोलने वाले फिजी, सूरीनाम, ट्रिनिडाद आदि सभी देशों में मिलते हैं, और उस दृष्टि से हम कहेंगे कि हिंदी की एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी है। तो इस पाठ्यक्रम में हम कुल मिलाकर हिंदी भाषा के इतिहास को संस्कृत से लेकर शुरू करेंगे और आज हिंदी जहां जहां बोली जाती है इसकी हम चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अगले पाठ्यक्रम पर। यह अगला पाठ्यक्रम है जिसको हम हिंदी संरचना का पाठ्यक्रम कहते हैं। हिंदी संरचना के पाठ्यक्रम में हम आपको 7 खंडों में एक सामग्री भेजेंगे, मुद्रित सामग्री भेजेंगे, और मुद्रित सामग्री के साथ साथ हमारे वीडियो टेप है, ऑडियो टेप है, रेडियो ब्रॉडकास्ट है, टेलीविजन का टेलीकास्ट है। इन सब का उपयोग करते हुए आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। हमारे खंड वास्तव में एक छोटी सी पुस्तिका है। हर खंड में इकाइयां हैं। आमतौर पर हर खंड में 4-5 इकाइयां होती हैं, और इकाई जिसको हम कहते हैं उसे आप अपने शब्द में पाठ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ पाठ आपके सामने आते हैं, और हमारा एक खंड जिसका ऊपर का पृष्ठ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ऊपर का पृष्ठ है और हिंदी संरचना के पाठ्यक्रम का एक कवर पेज है। इसमें हमने पेड़ के रूप में हिंदी की संरचना को दिखाया, और जो बड़े पत्ते हैं वे आंगिक संरचनाएं हैं, बड़ी संरचनाएं हैं। जैसे ये लिपि वर्तनी की संरचना है, ये वाक्य संरचना है, ये शब्द अर्थ की संरचना है, ये सामाजिक, हिंदी के सामाजिक संदर्भ में हिंदी को हम देख रहे हैं। ये रूप संरचना है यानी कि शब्द निर्माण की, और ये ध्वनि संरचना है। तो वाक्य संरचना, ध्वनि संरचना, रूप संरचना और अर्थ संरचना आदि ये बड़े बड़े अंग हैं, और इनके भीतर जो चीजें आती हैं उनको हमने छोटे पत्तों के रूप में दिखाया। इस पाठ्यक्रम में भी इसी प्रकार 7 खंड हैं। इन खंडों को मैं आपके सामने रखता हूं। खंड 1 में हम ध्वनि संरचना की बात करते हैं,
खंड 2 रूप संरचना है, यानी कि शब्द कैसे बनते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। खंड 3 और 4 ये वाक्य संरचना है। वाक्य संरचना में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह से भाषा के वाक्य शब्दों से निर्मित होते हैं और वाक्य बनाने के क्या नियम है और किन नियमों के भीतर वाक्यों का सही होना सिद्ध होता है। इसकी चर्चा हम वाक्य संरचना के संदर्भ में करेंगे। इसके बाद हमारे जो 3 और खंड हैं, ये है शब्द और अर्थ का एक खंड है, हिंदी का सामाजिक संदर्भ है, जिसमें कि हम ये देखना चाहते हैं कि हिंदी बोलने वाले किस ढंग से समाज में विविध स्तरों पर विविध प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आप बाजार में जाएंगे तो अलग तरह की भाषा बोलेंगे, लेकिन आप एक व्याख्यान देंगे तो आपकी भाषा बिल्कुल अलग तरह की हो जाएगी। घर में बच्चों के साथ आप लाड़ प्यार की बात करेंगे तो आपकी भाषा अलग हो जाएगी। तो ये सामाजिक संदर्भ है, तो सामाजिक संदर्भों की हम चर्चा करेंगे और अंत में हम लिपि और वर्तनी की भी चर्चा करेंगे। हिंदी की लिपि जो है उसका एक मानक रूप बन चुका है और इसको मानकीकृत किया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने। और हिंदी भाषा के इस मानक रूप को आप देख रहे हैं कि स्वर किस तरह से लिखे जा सकते हैं और क ख ग घ ङ आदि जो व्यंजन है वो किस रूप में लिखे जाते हैं। तो ये हिंदी भाषा की रचना के संदर्भ में विविध प्रकार के विषय हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, शब्द का अर्थ क्या है और अर्थ कैसे प्रकट होता है, हिंदी भाषा की लिपि की संरचना क्या है और हिंदी भाषा की ध्वनि संरचना क्या है, और इन सब का अध्ययन आप इन पाठ्य सामग्रियों से तो करेंगे ही। आप हमारे टेप भी देखें, हमारे टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट जहां जहां हो रहा हो उसे आप सुने, और साथ में हम साल में कई बार अलग अलग विषयों पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी सुने। अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें पत्र लिखें, अन्यथा जो काउंसलर आपके हैं अपने अध्ययन केंद्र में उनसे आप चर्चा करें, और असाइनमेंट्स आप समय पर जरूर लिख के भेजें जिससे कि पता चले कि आप कैसे अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये पाठ्यक्रम आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और भाषा में आपकी जो रुचि है, आपकी गति है, उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।